Yes, friends, now let us see your questions. So let us read your question number 1 now. A company issues rupees 10 lakh 16% debentures of rupees 100 each. The company is in 35% tax bracket. You are required to calculate the cost of debt after tax. Question में after tax ही बोल दिया. If debentures are issued at par, 10% discount and 10% प्रीमियम. ये ए पार्ट है. फिर बी पार्ट में इफ द ब्रोकरेज इज पेड एट 2%, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इफ द इश्यू इज एट प्रीमियम ऑफ 10%. ओके फ्रेंड, तो नाउ वी विल सी दिस कि अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. तो व्हाट आई वांट टू से इज, पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है अ कंपनी इश्यूज रुपीज 10 लाख, ये पूरा फेस वैल्यू हो गया. 16% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच है. अब तीन पार्ट्स में निकालना है, या तो पार पर इश्यू करा, या 10% डिस्काउंट पर, या 10% प्रीमियम पर. तो फ्रेंड्स देखो, इसको निकालने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका, आप टोटल अमाउंट ले लो, 10 लाख रुपए ले लो पूरा का पूरा ही. तो 10 लाख रुपए के ऊपर 16% इंटरेस्ट बोलेंगे तो 1,60,000 हो गया. तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, केडी का फॉर्मूला. केडी का फॉर्मूला होता है आई 1 - टी अपॉन एनपी लेता हूं ना मैं. तो अगर मैंने पार पर ही इश्यू करा इसको, तो मैं बोल सकता हूं 1,60,000 ब्रैकेट में 1 - 0.35 डिवाइडेड बाय 10 लाख, पार पर ही करा तो इनटू 100. ये मेरा फर्स्ट का फॉर्मूला आ गया, आंसर आ जाएगा. इसी को दूसरा तरीका क्या है करने का, इसी को दूसरा तरीका है कि मैं एक ही डिबेंचर की कॉस्ट निकाल दूंगा, वही मेरे सारे डिबेंचर्स की भी कॉस्ट होगी. अब वो एक डिबेंचर कैसे निकालेंगे, वो आसान होता है. तो एक डिबेंचर की पार वैल्यू है 100 रुपए, जिसके ऊपर 16% इंटरेस्ट मतलब 16 रुपए. तो 16 1 - 0.35 डिवाइडेड बाय 100, एक डिबेंचर की वैल्यू इंटू 100, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा. तो मैं इसका आंसर तो आपको कैलसी पर यूं ही कैलकुलेट करके बता सकता हूं. इसके क्वेश्चंस करना बहुत आसान होंगे फ्रेंड्स आपको. देखो मैं बताऊं कैसे हो जाएगा. 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.65, क्योंकि 1 - 0.35 करा तो 0.65 हो गया ना, तो 10.4 आ गया. डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 10.4%, क्योंकि इसको डिवाइड बाय 100 इंटू 100 भी करना था, तो 100 कैंसिल हो गया, तो 10.4 आ गया. अब आप चाहो तो इसको पूरे से भी कैलकुलेट कर सकते हो. अब अगर मैं पूरे से कैलकुलेट करूं तो 1,60,000 इंटू 0.65 यह आया, डिवाइडेड बाय 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 यह आया, इंटू 100, देखो वही आ गया 10.4. तो आप चाहे एक से निकालो, चाहे आप पूरे डिबेंचर्स लेकर के निकालो, आंसर आपका सेम ही आएगा. तो ये पार वाले की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया 10.4. अब अगर सपोज करो मैंने इसको 10% डिस्काउंट पे करा होता, तो आई बिलीव 10.4 तो मेरे को 16 इंटू 0.65 करके आ गया था, डिवाइडेड बाय मैं इसको अब 10.4 को डिवाइड बाय 90 कर दूंगा, और इसको इंटू 100% करना है, तो इसलिए 11.55% मेरा सेकेंड आंसर आ गया. अगर अब मैंने इसको 10% प्रीमियम पर इश्यू करा है, तो व्हाट आई विल डू इज आई कैन से 10.4 तो मेरा आई 1 - टी हो ही गया था, डिवाइडेड बाय 110 रुपए हो जाएगा प्रीमियम का, और फिर इंटू 100 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 9.45%. तो ये मैंने सॉल्व कर दिया. अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं आपके आंसर्स को. तो व्हेन यू वांट टू चेक, देखो आप चेक करो. 10.4 जैसा मैंने फर्स्ट आंसर बताया, 11.55 जो मैंने आपका सेकंड आंसर बताया, और थर्ड 9.45 जो कि मैंने आपका थर्ड आंसर बताया. नाउ आई बिलीव जब हमको अब इसमें कैलकुलेट करना है आपका दिस अब सेकेंड पार्ट, बी पार्ट हमें करना है कैलकुलेट. तो बी पार्ट में क्या बोला है, इफ ब्रोकरेज इज पेड एट 2%, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इफ द इश्यू इज एट प्रीमियम ऑफ 10%. तो अगर प्रीमियम पर इश्यू है, 10% प्रीमियम पर इश्यू है, और आप उसकी ब्रोकरेज 2% पे कर रहे हो, तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा. तो आई बिलीव पहले प्रीमियम पर करा मतलब 110 रुपए हो गया, इसमें से 2% ब्रोकरेज माइनस कर दूंगा मैं, तो -2%, तो मेरे पास 107.8 आ गया. ये मेरे पास एनपी आ गया. अब 107.8 इज माय एनपी. तो जब मेरे पास ये एनपी आ चुका है, और 10.4 मेरे पास था ही सही 1 - टी करके, तो 10.4 डिवाइडेड बाय 107.8 इंटू 100, दैट विल गिव मी 9.647%. 110 - 2% यही था ना, हाँ 107.8 ही था. तो ये मेरा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स. तो दैट इज हाउ आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1.
आपके पास सॉल्यूशन है, आप चेक कर सकते हो, है ना। ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। तो देखो इन्होंने निकाल दिया। अब इन्होंने ये पूरा लिया, आप चाहो तो इसमें सिंगल भी ले सकते हो, जैसे मैंने आपको सिंगल लेकर के बताया। तो इसने यहाँ पर जो आंसर निकाला है वो 9.63 निकाला है। आप इसको चेक करना, इसने थोड़ी सी मिस्टेक करी होगी इसमें। आई बिलीव इसने यहाँ पर जो ब्रोकरेज लिया है वो 10 लाख का ही दे दिया, जबकि वो पूरा होता है ब्रोकरेज। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है, जैसा मैंने आपको बताया वही आप आंसर चेक करना है। तो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. The share of ABC Limited is presently traded at rupees 50 and the company is expected to pay dividend of rupees 4 per share. Expected to pay मतलब ये D1 है, और presently traded at 50 मतलब ये P0 है, with a growth rate expected at 8%. ये G आ गया. It planned to raise a fresh equity share capital. The merchant banker has suggested that an underpricing of rupees 1 is necessary. Underpricing of rupees 1 is necessary मतलब अगर आज 50 रुपए पर चल रहा है तो आपको 1 रुपए कम पर ही इश्यू करने हैं. अंडर प्राइसिंग ऑफ 1 का मतलब ये हो गया, ठीक है ना. इज नेसेसरी इन प्राइसिंग द न्यू इश्यू बिसाइड्स इन्वॉल्विंग अ कॉस्ट ऑफ 50 पैसा पर शेयर ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस. तो मतलब 1 रुपया और 0.50 पैसे मतलब 1.5 रुपए का खर्चा हो जाएगा आपको. फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स as well as the new equity shares given that the dividend rate and growth rate are not expected to change. Okay friends, so इसमें हमें दो शेयर्स की प्राइस निकालनी है, एग्जिस्टिंग शेयर्स और न्यू शेयर्स की. तो एग्जिस्टिंग शेयर्स का जब फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला लगाओगे और हमेशा ग्रोथ जैसे क्वेश्चन में दे दी तो आपको गॉर्डन्स फॉर्मूला यूज करना है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही यूज करना है. तो फॉर्मूला बन जाएगा D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G. ये एग्जिस्टिंग के लिए. मगर जब न्यू इक्विटी शेयर्स बोल दिया आपने तो D1 अपॉन P0 की जगह NP हो जाएगा, नेट प्रोसीड्स हो जाएगा, इंटू 100 प्लस G. तो वही रहेगा. तो जब एग्जिस्टिंग शेयर्स की बात करी तो हमारा फॉर्मूले में आ जाएगा D1 था 4 अपॉन एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस थी 50, तो 4 अपॉन 50 इंटू 100. देखो ऐसे निकलेगा ये 4 डिवाइडेड बाय 50, 0.08 इंटू 100 कर दूंगा मैं पहले, तो ये 8 आ गया. इसमें प्लस करना है अब ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट 8% है तो परसेंट नहीं लेना, सिर्फ 8 लेना है. तो आंसर आ जाएगा 16%. दूसरा फॉर्मूला, अब सॉरी ये तो एग्जिस्टिंग के लिए निकाल दिया मैंने 16. अब जब न्यू की बात करी तो न्यू में क्या हो जाएगा, तो 4 तो D1 ही रहेगा, न्यू में 4 तो D1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 48.5 NP हो जाएगा मेरा. तो 48.5 से डिवाइड कर दिया, जो भी आया इंटू 100 पहले कर दिया, तो ये हो गया. इसमें प्लस G का 8 कर दिया मैंने डायरेक्टली, 8% है तो 8 कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 16.2474. तो नाउ यू कैन चेक द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 2 का ना. तो देखो पहले P0 50 है, D1 4 है, ये सब लिख लिया करो आप भी, और G 8% है, और नेट प्रोसीड्स 50 है, सॉरी नेट प्रोसीड 50 माइनस 1 माइनस 0.05, तो 48.5 आ गया. तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स करा तो एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए के ही कैसा आया, D1 अपॉन P0 प्लस G, वो इंटू 100 तो करते ही है. तो इसने देखो 0.16 निकालता है, ये इंटू 100 पहले नहीं करता, तो यहां इंटू 100 नहीं करा तो G को भी परसेंट को आपको 0.080 लिखना है. ये बात वापस से देखो, यहां इंटू 100 नहीं करा तो इसको भी 0.080 लिखना है, या फिर यहां इंटू 100 कर दो तो इसको डायरेक्टली 80 लिखना है. फिर आ गया, इसने 0.16 निकालता है तो के 16% बोल देता है ये इंटू 100 करके. मैं पहले ही यहां 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर मैं 80 ले लेता हूं, तो ये आ गया. और जब न्यू शेयर्स लिया तो नीचे एनपी ले लिया. देखो यहाँ P0 की जगह एनपी आता है, तो जब भी एग्जिस्टिंग शेयर्स की बात करी तो P0 लेंगे, न्यू शेयर्स की बात करेंगे तो नीचे एनपी लेंगे. ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है बस. तो ये कर दिया तो 16.24 आ गया. दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन नंबर 2. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर. अरे बहुत इजी क्वेश्चन है अभी है, जब आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. 5 years ago Sona Limited issued 12% irredeemable debentures at rupees 103 at 3 rupees premium to their par value of 100. ठीक है. The current market price of these debentures is 94.
If the company pays corporate tax rate of 35%, what will be the current cost of debentures capital? तो करंट कॉस्ट पूछ रहा है ना, तो करंट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? I 1 माइनस टी. केडी का फॉर्मूला क्या होगा? I 1 माइनस टी अपॉन MP इंटू 100, क्योंकि हमारे पास मार्केट प्राइस है अभी अवेलेबल. तो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज, I था आपका 12, क्वेश्चन नंबर 3 में, यस क्वेश्चन नंबर 3 में I तो 12 है, 12 इंटू 0.65 7.8 डिवाइडेड बाय 94 MP 94 MP यही से आपके पास, और इनटू 100 कर दिया आपने. तो 8.29% आपका आंसर आ गया. क्वेश्चन सॉल्व्ड. 8.29 हम चेक कर लेते हैं आपका आंसर. यस 8.29 ये रहा आंसर. तो आई बिलीव दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड. हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व. चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं. अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं यही बोल रहा हूं आपको बार बार. क्वेश्चन नंबर 4, XYZ Limited issued 2000 10% preference shares of ₹100 each at 95 each. 100 रुपए का फेस वैल्यू 95 ईच पर आपने उसको इश्यू करा है, यानी ये आपकी NP हो गया, नेट प्रोसीड्स. द कंपनी प्रपोज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट द एंड ऑफ 10 years. अच्छा रिडीमेबल है इस बार ये. फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, तो अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है, मतलब KP निकालना है. KP का फॉर्मूला विल बी PD 1 प्लस DDT. DDT तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो PD लेना है डायरेक्टली. प्लस अब क्योंकि ये रिडीमेबल है तो ब्रैकेट में आ जाएगा रिडम्पशन वैल्यू RV माइनस NP नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय N, फिर एंटायरली होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2, और फिर इनटू 100 तो करना ही है. तो जब आप ये निकालोगे तो ये आपने 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 ईच पर दिए, तो मैं एक ही की निकालूंगा अब आंसर में ना. तो आई वॉन्ट टू से 10% ऑफ 100 का मतलब 10 हो गया डिविडेंड. तो 10 प्लस रिडम्पशन वैल्यू नहीं बताई, तो रिडम्पशन वैल्यू पार ही माननी है, तो दैट इज 100 माइनस 95, यानी 5. 100 माइनस 95, क्योंकि NP तो आपका 95 है ना, तो 100 माइनस 95 5 हो गया, और 10 तो आपका पहले से था इसे PD, तो PD 10 प्लस 5 अपॉन 10, तो 5 अपॉन 10 का मतलब 0.5, तो यानी न्यूमरेटर में 10.5 आ गया, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2. तो 100 प्लस 95 अगर हम करेंगे 100 195 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 97.5. तो 10.5 डिवाइडेड बाय 97.5 इंटू 100 इज योर आंसर. 10.76% 77% आपका आंसर आना चाहिए. चेक कर लो आप, फोर्थ का आंसर 10.76%. देखो आगे पूरा, आई बिलीव आप चेक कर सकते हो पूरा आंसर. ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल दिया. तो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन नंबर 4. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की. 5th हम बाद में करने वाले, बट फर्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 6. अ कंपनी हैज पेड मतलब लास्ट ईयर डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर, मतलब ये D0 हो गया, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच लास्ट ईयर, एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10%. मतलब अगर D1 निकालना है तो 1.1 आ जाएगा. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 55. तो फॉर्मूला विल बी गॉर्डन्स फॉर्मूला. जब भी ग्रोथ रेट आ गई तो गॉर्डन्स फॉर्मूला लेना है. तो गॉर्डन्स फॉर्मूला विल बी KE इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G. तो D1 निकालना था हमको, तो D0 से D1 निकालोगे तो 1.1 आ गया, क्योंकि 1 प्लस 10% कर दिया आपने, तो ये 1.1 हो गया आपका D1. अपॉन P0 करना है अब आपको, तो दैट इज डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय P0 इज 55, जो भी आया इंटू 100, तो ये आपका 2 आ गया, प्लस G कर दोगे डायरेक्टली, तो G कितना था 10, तो 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 12% आपका KE का आंसर आ गया. चेक कर लेते हैं आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज 12%. अरे ये मुंह पर हो जाते हैं क्वेश्चंस यार, बहुत सिंपल है. तो दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब आपका हम होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फ्रेंड्स. तो अब आप आ जाओ आपके होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 2 पर. आपकी बुक में भी होंगे होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2. लेट अस रीड दिस होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2. फ्रॉम द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब WACC.
यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स, ये दोनों से निकालना है आपको। तो अभी मैं अब आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिखा रहा है ये WACC कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम 5 कॉलम बनाते हैं। पहला सोर्स, दूसरा अमाउंट, तीसरा वेट, फोर्थ स्पेसिफिक कॉस्ट और फिफ्थ WACC। जब बुक वैल्यू वेट्स लेना है तो चारों आ जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। बट जब मार्केट वैल्यू वेट्स लेना है तो रिटेन अर्निंग्स को हम कंसिडर नहीं करते। तो पहले बुक वैल्यू वेट्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखो मार्केट वैल्यू वेट्स में उसने दिया भी नहीं है रिटेन अर्निंग्स। तो अब हम बात करेंगे बुक वैल्यू की। तो अब आपके पास इसमें पहले आपने ये लिख दिया सोर्स में 1 2 3 4, बुक वैल्यू में अमाउंट भी लिख दिया 45, 15, 10 और 30। तो ये मिलाकर के हो गया 1 लाख, 60, 70 और 1 लाख। अब 1 लाख का 0.45, 0.15, 0.10 और 0.3 ये आपके वेट्स आ गए। समझ रहे हो ना आप ये सब? हाँ, वेट्स आ गए। और वेट्स आगे मतलब 3 कॉलम हो गए आपके। अब फोर्थ कॉलम स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। तो ये देखो क्वेश्चन में दे दिया, द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस एज फॉलोज। इस बार आपके पास ये रेडीमेड है। क्वेश्चन नंबर 5 जब मैं आपको इसके बाद करवाऊंगा तो इसमें रेडीमेड नहीं है, वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो फॉर्मूले लगा लगा करके। तो अभी तो रेडीमेड है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 14% है, तो यानी 0.45 इंटू 14। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% है, तो यानी 0.15 इंटू 10%। मत लगाना, बस मल्टीप्लाई करना डायरेक्टली। और सॉरी 0.15 नहीं, 0.10 इंटू 10, क्योंकि वो तो रिटेन अर्निंग था। अब रिटेन अर्निंग की कॉस्ट क्या होगी? तो इफ नथिंग इज गिवन KR इज ऑलवेज इक्वल्स टू KE, मतलब ये 0.15 भी 0.14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिबेंचर्स का 0.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो आपका आंसर देखो, मैं इसका भी डायरेक्टली कैलकुलेटर पर ही निकाल सकता हूं। देखो मैं आपको निकाल करके बताता हूं। चलो यहां रखता हूं मैं कैलकुलेटर, यहाँ ठीक है। यस, अब हम चेक करते हैं। देखो पहले तो 0.45 था, तो 0.45 और 0.15 मैं दोनों को प्लस कर दूं तो 0.6 हो गया। तो 0.6 इंटू 14 डायरेक्टली कर दिया मैंने, तो 8.4 आ गया मेरे पास ये, जिसमें इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग दोनों हो गया। तो 8.4 आ गया मेरे पास। फिर प्रेफरेंस शेयर्स का 0.1 इंटू 10, 0.1 इंटू 10 तो 1 आ गया। तो 8.4 और 1, और फिर 5 इंटू 0.3 तो 1.5। तो 1.5 प्लस 1 प्लस 8.4 जो हमने निकाला, तो 10.9 आपका WACC आ गया एज पर बुक वैल्यू वेट्स। चेक करो, चेक करते हैं इसका आंसर। 10.9 ये रहा आपके पास, देखो वेरी गुड, यू कैन चेक दिस, दैट इज योर आंसर इज 10.9। FM पढ़ने में, FM पढ़ाने में बहुत सिंपल और बहुत मजे आते हैं। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये देखो आपने 5 कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5। सोर्सेज लिख दिए, बुक वैल्यू लिख दी, टोटल कर दिया, वेट्स निकाल दिया। जैसे मैंने आपको बताया इसको 1 ले लेते हैं, फिर 45 अपॉन 1 लाख वेट, 15 अपॉन 1 लाख वेट, 10 अपॉन 1 लाख वेट, 30 अपॉन 1 लाख वेट। फिर कॉस्ट जो क्वेश्चन में गिवन थी 14, ये यहाँ पर 14 ही क्यों ली रिटेन अर्निंग की भी? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इफ नथिंग इज गिवन। तो देयरफॉर 14 ही ले लिया, मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 10.9। अब हम बात करेंगे मार्केट वैल्यू वेट्स के आंसर की। तो अब हम चेक करते हैं। तो अब मार्केट वैल्यू वेट्स में आपको पता है पहले ही क्वेश्चन में वैसे भी उन्होंने रिटेन अर्निंग नहीं दिया है। तो ये 90,000 है ही सही, 15,000 है सही, 35,000 है सही, तो ये 1,40,000 हो गया। अब वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 90,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, तो 0.6428 ये वेट आ गया। फिर 15,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, तो वेट आ गया 0.10714। 3-4 पॉइंट्स तक लिया करो। और फिर 35,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, तो वेट आ गया 0.25। वेट्स आ गए, अपनी अपनी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो मार्केट वैल्यू में इक्विटी शेयर वेट आ गए, टोटल 1 होना ही चाहिए वेट का हमेशा। अपनी अपनी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा, WACC आ गया। रिटेन अर्निंग्स आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। अब अगर क्वेश्चन में सपोज करो बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स दोनों गिवन है, और क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कौन सा यूज करना है, तो हमेशा ध्यान रखना मार्केट वैल्यू वेट्स ही हमें यूज करना है, क्योंकि वो ही हमेशा करेक्ट होते हैं।
तो दैट इज हाउ आपने होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के बाद एक पॉइंट समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो अब वो पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? तो वो पॉइंट ये दे रखा है अब आपको कि अगर कभी भी क्वेश्चन में कम डिविडेंड या इंटरेस्ट दे रखा हो तो उसके थ्रू पहले आप एक्स डिविडेंड या इंटरेस्ट निकालोगे, एक्स डिविडेंड या इंटरेस्ट प्राइस निकालोगे और वही प्राइस हमारी मार्केट वैल्यू बनती है। तो अब एक्स डिविडेंड स्लैश इंटरेस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, उसको ही हमें पहले तो मार्केट प्राइस ट्रीट करना है किसी भी शेयर के लिए, या मार्केट प्राइस पर शेयर या डिबेंचर उसको ही ट्रीट करना है एक्स वाली को। तो अगर कभी भी कम इंटरेस्ट हुआ तो उसको पहले एक्स इंटरेस्ट बनाओ। इफ द कम डिविडेंड और इंटरेस्ट प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, we should subtract the respective dividend या interest from the cum dividend price to calculate the ex dividend price या interest। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता दिया कि डिबेंचर्स की कम इंटरेस्ट प्राइस 11 रुपए है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 100 रुपए का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 10 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है मतलब 1 रुपया। अब 11 रुपए अगर आपको मैंने मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट वाली बताई है तो उसमें से आप 1 रुपीज माइनस कर दोगे तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस 10 रुपए आ गई, है ना। तो कभी भी कम इंटरेस्ट प्राइस या कम डिविडेंड प्राइस गिवन होगी प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स में, तो आप उसको पहले एक्स डिविडेंड या एक्स इंटरेस्ट प्राइस बनाओगे, वही हमारी मार्केट प्राइस होती है पर शेयर या डिबेंचर। तो नाउ लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 5 विद दिस। अब हम आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 5। द लेटेस्ट बैलेंस शीट ऑफ डी लिमिटेड इज गिवन बिलो, ऑल आर रुपीज इन थाउजेंड्स। ऑर्डिनरी शेयर 50,000 शेयर्स 5 लैक्स हो गया, शेयर प्रीमियम 100 लैक्स हो गया, 100,000 हो गया, तो ये 5 लाख, ये 1 लाख, रिटेन प्रॉफिट 6 लाख, तो इन सबको ऐड करा तो 1200 लाख हो गया। फिर 8% प्रेफरेंस शेयर्स 4 लाख और 13% परपेचुअल डेट 100 रुपए ईच का फेस वैल्यू, तो 6 लाख, तो 4 और 6 10, 10 और 12, ये ऐसे आएगा, ये इधर आने चाहिए। तो ये टोटल मिलाकर के आपके पास 2200 की कैपिटल हो गई। 2200 मतलब 22 लैक्स। यस, तो आपके पास ये टोटल 22 लैक्स हो गया, ठीक है ना। अब क्या गिवन है, द ऑर्डिनरी शेयर्स आर करंटली प्राइस्ड एट 39 एक्स डिविडेंड। ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स, तो वो 39 एक्स डिविडेंड पर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ये P0 हो गया। एंड ₹25 प्रेफरेंस शेयर, ₹25 का मतलब उसका फेस वैल्यू 25 है। ये जो प्रेफरेंस शेयर है ना, इनका फेस वैल्यू 25 है। इज प्राइस्ड एट ₹18 कम डिविडेंड, तो ये कम डिविडेंड की प्राइस है, तो आपको पहले इसको एक्स बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे वो हम चेक करेंगे। द डिबेंचर्स आर सेलिंग एट 110, करंट मार्केट प्राइस बता दिया डिबेंचर्स का भी, एक्स इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पेड बाय डी लिमिटेड एट 40%। डी लिमिटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी हैज बीन एस्टिमेटेड एट 19%। वेरी गुड, के आपको पहले से ही दे दिया कैलकुलेट करके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हैज बीन के हैज बीन गिवन एज 19%। ओके, वेरी गुड। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ डी लिमिटेड। ठीक है, अब आपको मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, मतलब WACC आपको कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में WACC निकालने के लिए पहले तो आपको स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। KE तो आपको पता है, मगर आपको KP और KD ये तो कैलकुलेट करना ही करना है। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, दैट इज योर KP, तो KP का फॉर्मूला होता है PD अपॉन नेट प्रोसीड्स बोल लो या मार्केट प्राइस बोल दो, नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस बोल लो, इंटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना आपका। और ये जो रिडीमेबल तो नहीं दिख रहे हैं ना ये, हाँ रिडीमेबल नहीं दिख रहे हैं ये, तो ये इरिडीमेबल ही मानना है। तो जब आपको ये इरिडीमेबल ही मानना है तो आई बिलीव, देखो ये 25 रुपए का है, तो पहले तो 25 रुपए का 8% हम निकाल लेंगे, तो PD कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। 25 का 8% निकालोगे तो 2 रुपीज ही तो आएगा यार। 25 इंटू 2% 0.5, सो सॉरी, 25 का है ना 8%, क्या हो रहा है ये, मैंने क्या करा है,
गलत कर दिया मैंने, 25 का 8%, हाँ तो 2 रुपीज तो सही बोल रहा हूँ मैं, यस 25 का 8% विल बी 2 रुपीज, तो 2 रुपीज आपका डिविडेंड हो गया, ठीक है, तो PD2 हो गया, डिवाइडेड बाय ये कम डिविडेंड प्राइस है, तो 18 में से 2 रुपीज का जो डिविडेंड है वो माइनस कर दोगे तो 16 हो गया, तो 2 रुपीज का PD डिवाइड बाय 16 इंटू 100 कर देंगे तो आपका KP आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 16 इंटू 100, इट विल गिव यू 12.5, तो 12.5% आपका KP आ गया, KE आपके पास 19 है, KP 12.5 हो गया, अब ऐसे ही KD भी निकाल देंगे, तो 13% है ना, तो वो तो 110 रुपए का है, तो 100 रुपए की पार वैल्यू का 13, तो 13 ही रहेगा, डिवाइड बाय 110 और उसमें से 1 माइनस टी भी करना है, तो 13 माइनस 40% है तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, 13 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू 7.8 आ गया, 7.8 को डिवाइड बाय 110 इंटू 100, तो मेरे पास 7.09% आपकी कॉस्ट ऑफ डेट भी आ गई। तो जब मैंने एक बार ये तीनों कैलकुलेट कर लिए, चलो पहले ये चेक भी करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो तो गिवन था 19%, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 12.5% कैसे निकाला हमने, PD2 1 + 0 डिवाइड बाय 16 कैसे निकाला, क्योंकि 25 का 8 2 होता है जैसे मैंने आपको बताया, फिर कम डिविडेंड प्राइस 18 गिवन थी तो एक्स डिविडेंड प्राइस बनाया हमने, तो उसमें से 18 में से 2 माइनस कर दिया तो 16 आ गया, ये निकाल दिया। अब हम इसके बाद वाला चेक करते हैं। अब जब आप इसके बाद वाला चेक करोगे तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जब आपने निकाला पर डिबेंचर, तो इंटरेस्ट 13 1 माइनस 0.4 करा डिवाइड बाय 110 तो 7.09 जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आ गया आपको समझ में। अब WACC मार्केट वैल्यू वेट्स के थ्रू कैलकुलेट करना है। अब फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना। 5 कॉलम बनाओगे, सोर्सेस, अमाउंट, वेट्स, कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट और WACC का। तो सोर्सेज इसमें जब मार्केट वैल्यू वेट्स बोले क्वेश्चन में, तो 3 चीजें लोगे मार्केट वैल्यू वेट्स के लिए, दैट इज ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। जब आप ऑर्डिनरी शेयर्स लोगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस कितनी है, 39, तो 50,000 शेयर्स इंटू 39 विल गिव यू द अमाउंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आगे ना समझ में। जब आपको प्रेफरेंस शेयर्स लेने हैं तो पहले ये 4 लाख प्रेफरेंस शेयर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, तो आई वांट टू से 4 लाख तो टोटल अमाउंट है ना, डिवाइडेड बाय 25 फेस वैल्यू से करोगे डिवाइड, तो आपको पता पड़ेगा 16,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गए। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 रुपीज से, इंटू 16 करेंगे हम, तो ये हमारी 2,56,000 मार्केट वैल्यू आएगी आपके प्रेफरेंस शेयर्स की। कैसे निकाला समझ गया ना, 4 लाख प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइड बाय 25 रुपए ईच, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, और 18 नहीं लिया क्योंकि वो कम डिविडेंड है, बट हमको तो एक्स वाली चाहिए तो 16 लेंगे। अब तीसरा जब डिबेंचर्स के लिए निकालना है, तो डिबेंचर्स 6 लाख रुपए के हैं, 6 लाख और उनकी मार्केट प्राइस 110 बताई, तो पहले तो 6 लाख डिवाइड बाय 100, 6 लाख डिवाइड बाय 100, 6,000 इंटू 110 जो मार्केट प्राइस है, तब आपके पास अमाउंट आ जाएंगे इन तीनों चीजों के। तो जब आपने ऐसे करके अमाउंट्स निकाल दिए तो आपके पास अमाउंट्स ये आ गए। देखो 50,000 तो जितने भी हमारे पास शेयर है इंटू 39 करा, 19,50,000 मार्केट वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 4 लाख डिवाइड बाय 25 इंटू 16 करा तो आगे 2,56,000, और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 6 लाख का 110% कर दिया, या फिर 6 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 110 करा तो 6,60,000। फिर मार्केट वैल्यू वेट्स को हमने टोटल कर दिया, 28,66,000 को हमने 1 ले लिया, फिर 1950 डिवाइड बाय 2866 तो 0.69, 256 डिवाइड बाय 2866 0.09, और 6,60,000 डिवाइड बाय 2866 0.23। इन तीनों को ऐड करोगे तो 1 ही होना चाहिए, तो ये 8 है, 0.68 है, सॉरी वो 69 बोल दिया था मैंने, इट इज 0.68, तभी तो 23 आएगा, जब भी तो बनाएगा। फिर आपके पास स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो गिवन ही थी, ये रही जो भी आपने यहाँ कैलकुलेट कर रखी थी, दैट इज 19, 12.5 और 7.09, मल्टीप्लाई करोगे 0.69 इंटू 19 12.92, 0.09 इंटू 12.5 1.13, और 0.23 इंटू 7.09 1.63, तीनों को ऐड कर दिया, WACC आ गया आपका।
Reserves and surplus are ignored because market value weights are taken. So that is how you have solved up to your question number 5. Question number 7th onwards next lecture. Thank you very much.